आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष चढ़ाना, सूर धर्म है जग में अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। ऐसे हजारों नौजवान आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आज उसी गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अवरोध पैदा करे, उस पर विरोध पैदा करे, अर्थात वो न हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस को मानते हैं, न हिंदुस्तान के स्वाधीनता दिवस को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न संसद को मानते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। इसका मतलब ये सीधे सीधे जो उग्रवादी नक्सलाइट कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हम केवल हथियार को मानते हैं, और ये चीन का रास्ता है। और कृष्ण ने इसीलिए कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। कभी वो राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी गांधी बन के आए। हो सकता है कि इस युग में नरेंद्र मोदी बन के आए हों। सवाल यही उठ रहा है सर कि हम सरकार की नहीं सुनेंगे, हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ आप बिल वापस लीजिए, या तो बिल वापसी तभी घर वापसी। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है पूर्वाग्रह पर आधारित है कि किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, ये छीन ली जाएगी। हनान मुल्ला कह रहे हैं हम सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे हल निकलेगा इस चीज़? देखिए, हनान मुल्ला साफ कल टीवी पर बोल रहे थे। पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। तो पूछा उनसे एंकर ने कि सर्वोच्च न्यायालय में केस है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा तब, तो हम किसी अदालत का फैसला भी नहीं मानते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि न हम संसद को मानते हैं, न हम संविधान को मानते हैं, न हम न्यायालय को मानते हैं। हम किसको मानते हैं? तो जिस बात को नक्सलाइट बोलता है, उग्रवादी बोलते हैं, जिस बात को आतंकवादी बोलते हैं, जिस भाषा को ये लोग बोलते हैं हिंसावादी, उसी भाषा को हनान मुल्ला बोल रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए कि उन्होंने साफ कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को नहीं मानते हैं, संसद के कानून बना है हम नहीं मानते हैं। तो ये किसका अपमान है? अब एक बुनियादी बात पर आपको बता देता हूँ। 2014 में देश के लोगों ने विश्वास किया परिवर्तन के लिए, और नरेंद्र मोदी में अपनी विश्वास प्रकट करके उनको स्पष्ट बहुमत दे करके प्रधानमंत्री बनाया। 5 वर्ष तक वो काम किए। 2019 में जब चुनाव लड़ने गए तो 2014 के बनिस्बत उनको ज़्यादा सीट भी मिला, ज़्यादा वोट भी मिला, ज़्यादा लोगों का समर्थन भी मिला। फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो जब स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी की, तो स्पष्ट बहुमत लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि लोगों ने लगातार 30-35 वर्षों तक ये मिली जुली सरकार को देखा, गठबंधन की सरकार को, और उस गठबंधन की सरकार में जो लूट पाट और लोगों के भ्रष्टाचार को देखा, उससे हिंदुस्तान की जनता के अंदर उर प्रेरक रघुवंश मनी, भारत माता ईश्वर की कृपा, काली माई की कृपा से प्रेरणा उठी कि अब इस देश को बचाया जाए, नहीं तो ये गठबंधन से देश बर्बाद हो रहा है। और उनके अंदर ये स्वतः प्रेरणा आई, और प्रेरणा से उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का तो उतना संगठन भी नहीं था, लेकिन लोगों ने समर्थन दिया। 2019 में फिर दिया। अब देश के जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वो कौन है? निर्धन है, निर्बल है, गरीब है, पिछड़े हैं, दलित हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के हैं। इनको कहिए तो ये पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, उपेक्षित रहे, उपहासित रहे। जिनको कहिए पहली बार 14 में 19 में इनके अंदर एक प्रकाश आया कि हम में इतनी ताकत है
कि हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये जो इतने लोगों ने विश्वास करके नरेंद्र मोदी को वोट दिया और संसद में बहुमत हुआ, इतने एमपी जीत के आए, उन्होंने बहस करके बहुमत से कानून पास किया लोकतांत्रिक व्यवस्था से। अब अगर देश के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हम उस कानून को नहीं मानेंगे, इसका मतलब संसद को हम नहीं मानेंगे, इस कानून को आप वापस लीजिए, अगर संसद पास भी कर दिया है तो देश मेरी मर्जी से चलेगा। ये भाषा कहाँ की है? ये भाषा चीन की है। यह भाषा चीन की है, तानाशाही भाषा है, तानाशाही भाषा है। और हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित लोग हैं जो नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके आस्था प्रकट करके इनको बहुमत देके राज बनाया। उन करोड़ों मतदाताओं के मान, स्वाभिमान, इज्जत, आबरू, अस्तित्व, ये सब का अपमान है, अपमान है कि देश के मुट्ठी भर लोग ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के इन गरीब लोगों ने बहुमत से पार्लियामेंट में सरकार बना दिया तो हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब यही है सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। एक बात मैं और मार के बता देता हूँ, देश के अंदर आज़ादी के बाद कांग्रेस के कारण, पाप के कारण, राज्यों में जो जातिवादी, परिवारवादी और वंशवादी, संप्रदायवादी ताकतों को इन्होंने बढ़ाया, उससे समझौता गठबंधन किया। उनके साथ कांग्रेस का समझौता यही था कि राज्य को तुम ले लो, अर्थात हिंदुस्तान के राज्यों में पर तुम अपनी मर्जी से जैसा हो वैसा चलाओ, दिल्ली में मुझको राज्य चलाने का मौका दो, मुझको मानो। अर्थात भारत के संपूर्ण अंग अगर टूट जाए तो कोई चिंता नहीं, दिल्ली की गद्दी मेरे हाथ में रहने दो। इसके कारण जो देश के अंदर में क्षेत्रीय दल बने, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और उसमें से जो परिवार निकला, तो परिवार, कुछ देश के अंदर कुछ परिवार कुछ मराठा का नेता बन गए, कोई यादव के नेता बन गए, कोई जाट के नेता बन गए, कोई सिख के नेता बन गए, कोई दलित के नेता बन गए। इसी तरह से कोई नायडू के नेता बन गए, कोई पटेल के नेता बन गए, कोई रेड्डी के नेता बन गए। तो इस तरह से जो देश के अंदर में ये जो जाति आधारित राजनीति बनी, अब देश के अंदर 2014 के बाद से वो जाति और वंश आधारित जो राजनीति थी, देश के युवा वर्ग उसको धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। युवा वर्ग समझ रहे हैं कि ये राष्ट्र के हित में दीर्घकालीन तौर पर खतरनाक है। तो ये युवा वर्ग की एक नई दृष्टि बनी है, दूरदृष्टि, लंबी दृष्टि। क्योंकि अब जो लोग इस राजनीति करने वाले थे, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो कांग्रेस के नाम पर, चाहे वो बादल परिवार हो, इसमें जो लोग थे, वो जो पीढ़ी जा रही है और उनमें जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनमें आपस में परिवार में झगड़ा है। जैसे मुगल कालीन शासन में हुआ था, औरंगजेब ने दारा शिकोह को यहीं दिल्ली में दोनों आंख फोड़ के, हाथ में हथकड़ी लगा के, नंगा घुमा के उसके सर को काट के अब भाले पर टांग दिया था। और उस अंग्रेज जालिम औरंगजेब को भी आज हिंदुस्तान में आदर्श मानने वाले लोग हैं।
उनको साज अकबर नहीं पसंद है, अकबर एक ही वंश के हैं, लेकिन वो अकबर को आदर्श नहीं मानते हैं, वो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। मगर सर इसका आखिर हल क्या निकले? क्योंकि आप भी इस मंत्रालय पर रहे हैं, आपने इस कार्यभार को देखा है, और आज कृषि मंत्री किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। बार बार वार्ता चल रही है, बट जो वार्ता है उसका कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा। हर मुद्दों पर उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा आप हमसे नहीं चाहते, कोर्ट का रास्ता लीजिए, कोर्ट। चलिए एक ही बात को हम कितनी दोहरावें। नहीं, अगर आप इस स्थान पे होते तो आप कैसे देखते? नहीं, मैं नहीं कुछ करता। मैं हाथ जोड़ करके हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो लोग हैं उनके सामने हाथ जोड़ के कहता, या देवी सर्वभूतेषु लोकतंत्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि हे 130 करोड़ देश के वासियों, हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, 600-700 बरस तक गुलामी में हम कष्ट सहे, हमारे लाखों लोग भय के कारण हो या समाज के जाति प्रथा के क्या कहते हैं, जाति प्रथा के कुरीतियों के कारण हो, अन्याय अत्याचार के कारण हो, सामाजिक शोषण के कारण हो, हमारे ही हिंदू के लाखों लोगों ने धर्मांतरित करके इस्लाम को कबूल कर लिया। उनके पूर्वज हिंदू थे। हम इतने होने के बाद गांधी के नेतृत्व में हम सब भूल भुला करके हिंदुस्तान के बहुमत लोगों ने खेत खलिहान काम करने वाले, सड़क पर भीख मांगने वाला भिखमंगा, और पूंजीपति का शिरोमणि बिरला एक स्वर में बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सम लक्ष्य समबोध। अंग्रेज चला गया, हमको आज़ादी मिली, और हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेके राज्यपाल के आगे प्रदर्शन करके राज्यपाल को घेरना, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को, और दिल्ली में राष्ट्रपति फहराते हैं, 15 अगस्त को यहाँ प्रधानमंत्री फहराते हैं, और राज्यों में मुख्यमंत्री फहराते हैं स्वाधीनता दिवस पर। तो अगर उस दिन ये कहते कि हम ट्रैक्टर लेकर के संपूर्ण मार्च करेंगे और दिल्ली में घुसेंगे या राजपथ पर हम ट्रैक्टर चलाएंगे, क्या मतलब? सीधे कहते हैं हम राष्ट्रपति को घेरेंगे और 26 जनवरी को राष्ट्रपति को ध्वज, गणतंत्र दिवस पर हम राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं देंगे, राज्यपाल को घेरेंगे, राज्यों में गणतंत्र दिवस को रोकेंगे और उसमें हम राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं देंगे, जिला में समाहर्ता या राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत कोई प्रतिनिधि होते हैं, वो जिलाओं में ध्वज फहराते हैं, दिवस मनाते हैं, स्वाधीनता और गणतंत्र दिवस। हम वहाँ प्रदर्शन करके हम जिला को जाम करेंगे, हम राज्य की राजधानी को जाम करेंगे, हम केंद्र को जाम करेंगे। क्या मतलब? मैं देश के करोड़ों नौजवानों से कहता हूँ कि अब समय आ गया है कि जगो, उठो, उठे सता जागृत, उठो जागो, आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष चढ़ाना सूर धर्म है, जग में अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। ऐसे हजारों नौजवान आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आज उसी गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अवरोध पैदा करे, उस पर विरोध पैदा करे, अर्थात वो न हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस को मानते हैं, न हिंदुस्तान के स्वाधीनता दिवस को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न संसद को मानते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। इसका मतलब ये सीधे सीधे जो उग्रवादी नक्सलाइट कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हम केवल हथियार को मानते हैं, और ये चीन का रास्ता है। सर,
जिस आपने जो गणतंत्र दिवस की बात करी सर, गणतंत्र दिवस इस समय चाहे किसान नेताओं के अंदर हो, चाहे कांग्रेस के नेता जो शशि थरूर हैं, उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो हम भी एक कदम आगे बढ़ा के गणतंत्र दिवस कैंसिल कर देते हैं कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। फिर कुछ नेता सजेशन देते हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि जो किसान के नेता जो इस समय प्रतिनिधि कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे, उनको स्थान दिया जाए, उनको चीफ गेस्ट बनाया जाए, परेड निकाली जाए। नहीं, जो सिंधु बॉर्डर पर हैं या कहीं जो किसान नेता हैं उनको क्यों चीफ गेस्ट बनाया जाए? किसान नेता के भी कांग्रेस के समय से ही किसानों में एक राष्ट्रीय सम्मान जो कई हैं, जो सरकार के द्वारा प्राप्त हैं, या कृषि वैज्ञानिक कोई बड़े हैं जैसे स्वामीनाथन हैं, ऐसे जो कृषि महान वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन हो। झंडोत्तोलन तो राष्ट्रपति करते हैं, ये मूर्खता की बात है। झंडा फहराते कौन है? राष्ट्रपति। आज से नहीं, तो जब कांग्रेस का राज था तो उनको ये बुद्धि नहीं थी? बुद्धि थी कि नहीं थी? क्यों नहीं किए? उनके समय में भी कभी कभी विदेश से बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी भी बुला रहे हैं हर साल। ये भारत का गर्व है कि दुनिया ने कहा कि 3 घंटे तक खुले आकाश में बिना सुरक्षा के अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे, यह दुनिया का नया इतिहास भारत के ही गणतंत्र दिवस पर रचा गया था जब ओबामा आए थे। तो एक ये जिनको कहते हैं कि विश्व स्तरीय राजनयिक परंपरा है, अब इसको कहते हैं कि नहीं, इस गणतंत्र दिवस को स्थगित कर दो। हाँ, स्थगित कर दो। क्यों कर दें? कोविड आप छोड़िए, क्यों कर दें? कोविड अगर है तो राहुल गांधी विदेश क्यों गए कोविड में? शशि थरूर क्यों गए? ये कोविड में जो इतने लोग शादी विवाह में जो इतने मेहमान को जुटा रहे हैं, क्यों गए? कोविड में जो इतने हजार लोग ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कोविड के बनाए हुई जो नियम है उसको भंग कर रहे हैं, उनको कहे। असली माने जब राहुल गांधी ट्वीट करके दिशा निर्देश देते हुए कहे कि किसान नहीं मानेंगे, जब तक किसान की बात नहीं मानी जाएगी कांग्रेस पार्टी उनके साथ सड़क पर लड़ेगी। मान क्या मतलब? तो सड़क पर लड़ने का मतलब कि हम भारत में गृह युद्ध करा देंगे। समझ जाइए भाषा, हम गृह युद्ध करा देंगे। किस लिए गृह युद्ध कराओगे? अब ये किसान नेता हैं, वो किसान सब नेता नहीं, 2-1 नेता हैं उसमें, एक है जोगिंदर यादव और एक है कोई मार्क्सवादी हनान मुल्ला के अलावा एक मार्क्सवादी दर्शन सिंह या क्या नाम है वो। अरे जोगिंदर यादव वादी 12 पंच 18, हमारे मिथिलांचल में कहावत है धिया पुता केकरो घिढारी करे मंगरू। जोगिंदर यादव बने हैं किसान आंदोलन के नेता। ये दिल्ली में चुनाव लड़े तो जमानत नहीं बचाया, हरियाणा के हो 2 बार चुनाव लड़े तो जमानत नहीं बचा पाए, अब बनने चले हो किसान के नेता। अब वो इनको डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं या उनके मंत्री हैं या उनके कार्यालय हैं उसको घेरो, उनको घेरो, रास्ता पैरा रोड रोको, उन चलने फिरने से रोको। याद रखिए, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं हिंसा का समर्थक कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, पंजाब में हरियाणा में तुम लाठी लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घेर लोगे, लेकिन हरियाणा के बाहर अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार और राजस्थान में आज भी अगर भाजपा के लोग सड़क पर निकाल दे तो अशोक गहलोत को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मत समझे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में भी बहुत बड़े हिस्से में कांग्रेस वाले को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, ये क्या कहते हैं, पंजाब में और हरियाणा में अगर उनके साथ असंवैधानिक गैर कानूनी काम करेंगे, उनके साथ अगर बदतमीजी करेंगे, हिंसा करेंगे, जाति करेंगे, तो हो सकता है इसकी प्रतिक्रिया अगर समूचे देश में हो जाए। तो राहुल गांधी को पता है कि आज कांग्रेस में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, और राहुल गांधी में दम है। और प्रियंका में तो ट्वीट मत करे। राहुल गांधी या प्रियंका में दम है तो जाए उस दिन 26 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश में जुलूस लेकर के लखनऊ में राज्यपाल के घर को घेरने की हिम्मत दिखाए। और उस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, गणतंत्र दिवस के मानने वाले चाहे किसी भी दल के लोग हों, जिनको आज़ादी, संविधान और संसद से प्रेम है, समर्पण है, वो स्वयं इसका फैसला करेंगे कि गणतंत्र दिवस होता है या रुकता है। मैं दिल्ली के लोगों से कहूँगा कि दिल्ली के सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित सरकार है, वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, बॉर्डर पर उनको सारी सुविधा दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि चारों तरफ से दिल्ली को तुम घेरो, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को, दिल्ली के रहने वाले लोग परेशान हो जाए, और परेशान हो करके वो सड़क पर सरकार के, दिल्ली केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करे। मैं दिल्ली के नागरिकों से कहूँगा कि सरकार तुम्हारी है, तुमको कष्ट में डाल रही है, तुम्हें चार रास्ता घेरवा रही है, तुम्हारे खान पान आवश्यक सामग्रियों को रोक रही है। कोरोना में अभी सरकार सभी जगह वैक्सीन भेज करके और वैक्सीन लगा करके इस लड़ाई से लड़ रही है। विश्व भर के अन्य कई देशों के लोग भारत के वैज्ञानिकों को नमस्कार करके यहाँ के जो वैक्सीन है उसकी वो मांग कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भारत तेजी से विकास कर रहा है, भारत की प्रतिभाओं का प्रकाश फैल रहा है। ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, सामंतवादी लोग, जो हिंदुस्तान के झोपड़ियों में से निकलने वाली प्रतिभाओं को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब मैं केवल अंत करूंगा, मुझे और प्रोग्राम है। मैं हाथ जोड़ करके भारत के इन करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूँ, याद करो अपने पूर्वजों को। मैं भी यदुवंशी हूँ, मेरे अंदर भी कृष्ण का अंश है और मैं भी कृष्ण के वंश का हूँ। हमारे वंश के लोग ऐसे थे जो महाभारत काल में धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए 56 कोट यदुवंशी, क्या कहते हैं, शहीद समर्पित हो गए। लेकिन उन्होंने राष्ट्र धर्म के को न गिरने दिया और न राष्ट्र धर्म को झुकने दिया। और इसके लिए हुआ तो अपने वंश का भी नाश कर दिया कृष्ण के नेतृत्व में। मामा से लेके कुरु वंश तक ये सभी यदुवंशी शाखा थे, सबको नाश कर दिया। किस लिए? राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। और कृष्ण ने इसीलिए कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। कभी वो राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी गांधी बन के आए। हो सकता है कि इस युग में नरेंद्र मोदी बन के आए हो। राम जब आए थे तो राम को मानने वाले मानते थे या नहीं मानने वाले कहते थे अरे इसमें क्या दम है, यह वनवासी खाने का न वो काद न कुछ।
कृष्ण को क्या कहते थे? गाय भैंस चराने वाला, ग्वाला का बेटा, ग्वाला। ये सब ये आया है हमको राजाओं को उपदेश देने। गांधी जब चले थे तो क्या कहते थे? ये जो राजघराने सब थे, जो 600 राजघराने थे, जो मुगल का ज़्यादातर थे, जो मुगल और अंग्रेज़ों का साथ देने वाले थे, वो लोग क्या कहते थे गांधी जी को? यही जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, डॉक्टर लोहिया की किताब पढ़े ना, समाजवादी आंदोलन के इतिहास में डॉक्टर लोहिया ने 3 दिनों तक जो व्याख्यान दिया था उसमें लिखा है, भारत विभाजन के गुनाहगार किताब में लिखा है, यही तो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट, जो उस समय गांधी को कहते थे कि गांधी तो जब ये सुभाष चंद्र बोस को कि ये तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कुत्ता हैं। जो गांधी को कुत्ता कहा, सुभाष को कुत्ता कहा अंग्रेजी राज का, और आज वो लोग इन किसानों का नेता बन के इनका मार्गदर्शन करके कहते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को रोको। धिक्कार है उन कांग्रेसियों को। तुम्हारे अंदर अगर गांधी का खून है, तिलक का खून है, गोखले का खून है, तुम्हारे अंदर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल वाला खून है, तो आज तुम्हारा कांग्रेस का सबसे पहला स्वधर्म बनता है कि वह हिंदुस्तान के स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान, संसद और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन देश के लिए से दल ऊपर नहीं होता है। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं, उनको भी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे। और नहीं ये सोचेंगे तो गांव में जो नीचे स्तर पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो करेंगे। हरियाणा में इतने दिन तक कांग्रेस का राज रहा। हरियाणा में ये पिछड़े और दलित समाज को क्या सबके बराबरी का दर्जा मिल गया क्या? पंजाब में जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, या सरदार में भी, सिख में भी जो पिछड़े और दलित समाज के लोग जो सिख धर्म को स्वीकार किया, महानता के आगे सिर झुकाया, क्या उनको अपने ही समाज में, अपने ही समुदाय में बराबरी का दर्जा है? गुरुद्वारा में एक सबको बराबरी का दर्जा मिले एक बात है, मस्जिद में बराबरी का दर्जा मिले एक बात है, लेकिन क्या मुसलमान में ही जो पिछड़े वर्ग के हैं, जोल्हा, कुजरा, धुनिया, जो लोग हैं, नाट, बखो, ये जो मुस्लिम है पिछड़े, क्या उनको शेख, सैयद, मुगल, पठान के बराबर दर्जा है? ये कई चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो ज़मीन के अंदर से जो लोग थे, हजारों वर्षों से पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, उपहासित लोग थे, आज उनके बीच से जो ये नए नेतृत्व निकल रहे हैं, तेजस्वी लोग, तो ये सामंतवादी लोगों को वो बर्दाश्त नहीं है। तो वो उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सहजता और उदारता और नम्रता पूर्वक हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के मान, करोड़ों लोगों के विश्वास और करोड़ों लोगों के मत से जो बंद निकलता है उसके आगे समर्पित करो। और नहीं, अगर तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के विश्वास और मत से चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करोगे, तो फिर भारत के मिट्टी के अंदर से एक नई क्रांति निकलेगी। और वो नई क्रांति निकलेगी जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत में एक बार फिर यादवी महाभारत और धर्म युद्ध की आवश्यकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वाला धर्म युद्ध नहीं, वह धर्म युद्ध जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को सम्मान मिले, हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, हर आदमी को लोकतंत्र में लोकमत से आगे बढ़ने का अवसर मिले, और चाहे निर्धन, निर्बल, गरीब, दलित, पिछड़े के गर्भ से भी कोई प्रतिभाशाली निकले तो उसको भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का अवसर मिले।
ये जो हिंदुस्तान की धारा है, इस धारा के पक्ष में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निर्भयतापूर्वक, निडरतापूर्वक अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी अधिकार की, अपनी सम्मान, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, अपने मान सम्मान, अपने पूर्वजों के इतिहास की रक्षा के लिए चुप नहीं बैठे। अब खड़ा होने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।